नमस्कार दोस्तों। आज हमारी यूट्यूब की पहली क्लास है जिसमें आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे, यानी टेंस क्या होते हैं एवं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय। काल मतलब समय। समय का मतलब टाइम, यानी क्या समय है। इस समय मतलब क्या समय है। टेंस का मतलब होता है काल। काल होते हैं तीन प्रकार के, यानी काल होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है वर्तमान काल। पहला होता है वर्तमान काल, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस या भूतकाल। दूसरा होता है दोस्तों पास्ट टेंस या भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जैसे कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो इस समय जो वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान काल का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, यानी जो कार्य इस समय यानी वर्तमान में जो कार्य होता है वो वर्तमान काल होता है। यानी जो वर्तमान में यानी इस समय इसी समय जो कार्य हो रहा है वही वर्तमान काल है। यानी जो कार्य इस समय होता है, जो कार्य आप इस समय कर रहे हैं या कार्य जो इस समय हो रहा है वो वर्तमान काल है। यानी वर्तमान काल वह काल है जो इस समय चल रहा है, जो इस समय खुद चल रहा है। जो कार्य इस समय हो रहे हैं वो वर्तमान काल में हो रहे हैं। भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब ऐसा समय जो बीत चुका है, यानी वह समय यानी ऐसा समय जो बीत चुका है, यानी जो कार्य हो चुका है, जो कार्य कल हो चुका है या कुछ समय पहले हो चुका है। ऐसा 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 काल मतलब जो कुछ समय पहले हो चुका है। ऐसा कार्य, कोई ऐसा कार्य जो कुछ समय पहले हो चुका है। जैसे जैसे कोई किसी ने कुछ कार्य किया, यानी कल, जैसे कल वर्षा हुई थी, तो जो कल हो चुका है यानी कल वर्षा हुई थी ना, या कल वह गया था, जो कल हुआ है वह होता है भूतकाल। और जो कल आने वाले कल में होगा, मतलब ऐसा कार्य जो अभी नहीं हुआ है आने वाले कल में होगा, यानी जो कार्य अभी नहीं हुआ है जो होगा भविष्य में जो होगा वो होता है फ्यूचर टेंस। यानी आपका फ्यूचर यानी आपका भविष्य आपके ऊपर है, यानी आपका भविष्य कोई नहीं जानता। जो ऐसा कार्य जो कल होगा, जो भविष्य में होगा, वो फ्यूचर टेंस में आता है। ठीक, जैसे वर्तमान काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में हैं, हूँ, हो, ये सब शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी इस समय जो कार्य हो रहा है, हूँ है, हो आता है, उस समय वो वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो वाले जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, वो वर्तमान काल में होते हैं, जो इस समय चल रहे होते हैं। पास्ट टेंस में था, थी, थे होता है, यानी ऐसे सेंटेंस में था, थी, थे होते हैं, मैंने ऐसी चीज जो बीत चुकी है। जैसे वह जा चुका था, वह मर चुका था। जो कार्य हो चुका है वो पास्ट टेंस में है, जो कार्य हो चुका है, यानी जैसे वह कल घर जा चुका था, यानी जो कार्य हो चुका है। जैसे कल वर्षा हुई थी, अगर कल वर्षा हुई थी तो कल वर्षा हुई थी। अगर कोई सुबह, मान लिया आपके पिताजी सुबह कहीं चले गए, तो आप कहेंगे कि पिताजी चले गए थे, पिताजी चले गए थे। अगर इसी समय जा रहे हैं तो आप कहेंगे पिताजी चले गए हैं। जब हैं कहेंगे तो वर्तमान काल में आएगा। जब था, थी, थे में कोई बात होगी तो भूतकाल में आएगा। और भविष्य काल में जो कल होगा, यानी वाक्य के अंत में गा, गी और गे आएगा। यानी जो कार्य कल होगा, अभी हुआ नहीं है, जो कार्य कल होगा वो पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। यानी अगर हमने आज सोचा है कि हम कल वहां जाएंगे, तो हम कल वहां जाएंगे, यानी भविष्य में जाएंगे, अभी नहीं गए हैं। यानी जो कार्य कल होगा, जो कार्य आने वाले समय में होगा वो फ्यूचर टेंस। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल किसे कहते हैं। यानी टेंस होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का इज एम आर पढ़ेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस का यूज ऑफ इज एम आर पढ़ेंगे, यानी इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे आज हम। आज की यूज ऑफ इज एम और आर। यूज ऑफ इज एम आर यानी हैं, हूँ, हो, यानी यूज ऑफ इज एम आर
यानी इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इज एम आर प्रेजेंट टेंस का है, इज एम आर है प्रेजेंट टेंस का। हमारे चैनल पर इज एम आर यानी बेसिक से लेकर पूरे 12 टेंस पढ़ाएंगे। टेंस हमने बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। यानी सभी टेंस के 4 भाग, यानी 4 गुणे 3 है 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस अलग अलग बताए जाएंगे। पहले इज एम आर बताया जाएगा, फिर वाज वेयर, फिर कैन कुड। इस तरह से धीरे धीरे बेसिक से होते हुए हम पूरे टेंस पढ़ेंगे, पूरे टेंसों का अध्ययन करेंगे, जितने सारे टेंस हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आता है। इज एम आर की पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि वो प्रेजेंट में होता है और इज एम आर का प्रयोग केवल मतलब प्रेजेंट में होता है। वाक्य के अंत में ये आता है, वाक्य हिंदी वाक्य होगा तो वाक्य के अंत में है, हूं, हो, ये 3 शब्द है, हूं, हो आते हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है, हूं, हो आते हैं। यानी जो सेंटेंस होगा आपका, हिंदी का सेंटेंस होगा, ट्रांसलेट करने के लिए जो आपको हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा, उसके अंत में है, हूं, हो और हैं, एक सेंटेंस, एक वर्ड और हैं। मतलब है और है में अंतर है में अन की बिंदी नहीं, है में अन की बिंदी। है होता है प्लूरल और है होता है सिंगुलर, यानी वो होता है बहुवचन, ये होता है एकवचन। यानी ये शब्द आएंगे। और क्या होगा कि कोई कार्य नहीं हो रहा होगा, यानी वर्ब नहीं होगी। इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन्हें हम सामान्यतः क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। यानी केवल हेल्पिंग वर्ब होगी और उस वाक्य में, उस हिंदी सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। यानी उस हिंदी सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, कोई मेन वर्ब नहीं होगी, तब हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का मतलब आप लोग जानते होंगे। अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक, ये उसका पार्ट है। असर्टिव का पार्ट है, असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, एक सकारात्मक, एक नेगेटिव, नकारात्मक। नेगेटिव का मतलब जिसमें ना हो, मतलब वह जैसे वह एक अध्यापक नहीं है, और सकारात्मक मतलब सकारात्मकता हो, जैसे वह एक छात्र है, वह एक अध्यापक है, वह मूर्ख है, इस तरह के बात। जैसे नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अफर्मेटिव में क्या होता है, किसके साथ क्या लगता है, कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है, कहाँ आर लगता है। ही, सी, इट। ही में होता है वह, आप लोग जानते होंगे, वह पुरुष के लिए ही का यूज होता है। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन सी का प्रयोग स्त्री के लिए होता है। इट कोई नाम होता है, अगर कोई भी नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, कोई नाम होता है, तब क्या लगता है, तब लगता है इज। और भी चीजें जैसे दिस भी होता है, दिस में यह। दैट भी होता है, दैट में वह। ये सारे जो होते हैं, दिस में यह, दैट में वह, इन सबके साथ इज का प्रयोग होता है। केवल आई और ये होते हैं सिंगुलर। ये जो जितने दिए हैं ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। यानी सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। यानी जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, यानी इसके अलावा जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, जितने सिंगुलर वाले सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और केवल आई ऐसा है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई मतलब होता है मैं, शायद आप लोगों को पता हो, आई में होता है मैं, मतलब आई के साथ केवल एम का प्रयोग किया जाता है, बाकी सबके साथ इज, मतलब बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट और ये जो दिए हैं इनके साथ इज का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग होता है वी मीन्स हम, दे का मतलब तुम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम। और जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन, और दीज मतलब वे, दीज मतलब ये, दो मतलब वे, इन सबके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यानी ये वाले सब्जेक्ट होंगे, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे अगर, तब हम इज का प्रयोग करेंगे। आई होगा यानी मैं होगा, तब हम एम का प्रयोग करेंगे। वी, दे, यू, दीज, दो, ये सब होंगे तो आर का प्रयोग किया जाएगा। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द होगा। जो नहीं शब्द होगा, ये इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो बस इज के बाद नॉट लगा देंगे,
यहाँ एम के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे और यहाँ आर के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव सेंटेंस में और मतलब निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, लास्ट में मतलब पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाया जाएगा। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। और जो ये होगा इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर लिखी जाएगी, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट, फिर को पूर्ण विराम। तो अफर्मेटिव में ही सी इट नेम इनके साथ ही आई के साथ एम, और वी दे यू प्लूरल और दीज दोज के साथ आर, और इज नॉट निगेटिव तो इज नॉट, फिर एम नॉट, फिर आर नॉट, इन्हीं सब के साथ ये सब लगेगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक मतलब जिसमें कोई ये होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये होते हैं दो प्रकार के, पहला होता है फर्स्ट टाइप जिसे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है व्हाट टाइप क्वेश्चन, WH टाइप जिसे कहते हैं व्हाट टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में हिंदी वाक्य में फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या रहता है, जैसे क्या वह एक छात्र है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। क्यों क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि उसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जा रहा है इसीलिए उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। इसमें क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद अगर नहीं है वाक्य में, जैसे लिखा क्या वह छात्र नहीं है तो नॉट लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता तो वाक्य गलत माना जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब वह है, वह ये ही वाला वह है, मतलब ही के साथ क्या लगेगा, ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। तो सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ इज आता है तो हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है ही, फिर नॉट तो है ही नहीं इसमें तो नॉट लिखेंगे नहीं। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक छात्र, इज ही अ स्टूडेंट, छात्र का होता है स्टूडेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा इसका एक सेंटेंस। और क्या वह नहीं है वे ले लेते हैं हम, क्या वे अमीर व्यक्ति हैं, क्या वे अमीर व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या वे अमीर व्यक्ति हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है तो वे के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट वे है ना तो वे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो वे यहाँ है दे, यानी दे आर लगता है दे के साथ, दे प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ आर लगता है, तो यहाँ सबसे पहले आर लिखेंगे, फिर वे का दे, आर दे, फिर क्या बचा ऑब्जेक्ट बचा अमीर व्यक्ति यानी रिच पर्सन लिख सकते हैं, मैन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर दे रिच पर्सन। ये मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं व्हाट टाइप क्वेश्चन में। व्हाट टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, इसे कहते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब जो होते हैं ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इन्हीं शब्दों से प्रश्न बनता है। जैसे क्या वह एक छात्र है, अगर वह एक छात्र है होता तो प्रश्न तो होता नहीं, यानी क्या जो है क्या लगा है वाक्य में प्रश्न बनाने के लिए, क्या वह एक छात्र है अब एक प्रश्न बन गया, यानी क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जितने वाक्य होते हैं कितने, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता था, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। कहाँ आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, किसके बीच में, वाक्य के बीच में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे वह एक अध्यापक, वह एक अध्यापक क्यों है, इसे वह एक अध्यापक क्यों है, अब पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है, जब क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क। तो इसमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे जो सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों है, क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब वाह के हिसाब से,
वह के थ्रू हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे ना, तो वह के हिसाब से इज हेल्पिंग वर्ब है, तो वाई इज, फिर सब्जेक्ट वह है, वाई इज ही, फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक अध्यापक यानी ए टीचर, वाई इज ही ए टीचर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं एक अच्छा लड़का क्यों हूँ। तो क्यों है इसमें भी, यानी क्यों के हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि स्पेलिंग वाई क्यों लिखी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, आई है ना, तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, ठीक, वाई एम आई, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट बचा क्या, एक अच्छा लड़का, वाई एम आई ए गुड लड़का का बॉय, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है। कुछ लोगों को कुछ क्यों, क्या, क्यों, कहाँ, इन सबकी इंग्लिश नहीं पता होगी, इधर लिखे दे रहा हूँ मैं, क्या, क्यों, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, क्या की होती है व्हाट, क्यों की होती है वाई, कब की होती है व्हेन, कितने की होती है हाउ मेनी, अगर गिन सकते हो तो हाउ मेनी, और नहीं गिन सकते हो तो हाउ मच, अगर नहीं गिन सकते हो तो हाउ मच। जैसे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं तो रुपए गिन सकते हो, लेकिन अगर पूछा तुम्हारे पास कितना दूर है तो दूर नहीं गिन सकते। तो कितने के लिए हाउ मेनी जब काउंटेबल हो यानी गिना जा सकता हो, हाउ मच जब ना गिना जा सकता हो। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कहाँ होता है कहीं कहीं, कहाँ का होता है वेयर, कौन भी हो सकता है, कौन, तुम कौन हो, देन हो सकता है कौन का होता है हु, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। मुझे लगता है आप लोगों को इजेएमआर का यूज समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इज, सी, ही, सी, इट, नेम, और दिस, दैट, और सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ आई एम, वी, दे, यू, आर, और प्लूरल जितने भी प्लूरल होते हैं सबके साथ आर। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसे इसका एक सेंटेंस करके अभी बता रहे हैं, यानी चलिए यहाँ एक हम सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि वह अध्यापक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है यानी ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, ही के साथ इज, फिर क्या बचा टीचर यानी टीचर, और यहाँ ए लगेगा, ही इज अ टीचर। और अगर नहीं होता वाक्य में वह अध्यापक नहीं है तो हम लिख देंगे ही इज, और इज के बाद जस्ट नॉट, ही इज नॉट ए टीचर। मुझे लगता है आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी। देखने के लिए Thanks for धन्यवाद। watching. Subscribe my चैनल को channel. सब्सक्राइब कर Love दें। you all.